वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, खास करके ऐसे साथी जो व्याख्याता या प्रिंसिपल प्राचार्य बने हैं और जिनकी काउंसलिंग आगामी दिनों में होने जा रही है, उनके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है और साला दर्पण के जो एसएसपी एमएस पोर्टल स्टाफ सिलेक्शन और पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे किस तरीके से आपको ये पूरा अपना काम करना है और पूरा शेड्यूल मैंने बता दिया था कि किस तरीके से प्राचार्य की काउंसलिंग होगी। इसके अलावा व्याख्याता काउंसलिंग है, उसमें क्या शेड्यूल रहेगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ दिनों के लिए स्पेशल छूट दी है, जिनकी अपनी जो भी आपत्ति वगैरह है वो दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद है वो काउंसलिंग का प्रोग्राम जारी होगा, पूरा प्रोग्राम अब संपन्न होगा। अब ये तो थी, अब इसमें एक जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राथमिकता श्रेणी प्रपत्र के अलावा जो इस बार काउंसलिंग में क्या कुछ बदलाव होगा, वो लेटेस्ट जो अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजा गया है और जिसका विषय है कि डीपीसी एवं सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों, यानी या तो डीपीसी हो या सीधी भर्ती हो, जो भी प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के लिए जो चयनित होते हैं, उनको काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और इसमें जो पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन हेतु पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण के अनुसार में निम्नानुसार निर्देश किए जाते हैं। यानी अब जो नए निर्देश है उसी के अनुसार काउंसलिंग होगी। अब इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन हेतु स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के चयन की जो प्रक्रिया होगी। अब इसमें इस बार जो विशेष बात होगी कि पदवार विषयवार रिक्तियों की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों की पृथक पृथक सूची तैयार की जाएगी। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से पोस्ट रिक्त है और शहरी क्षेत्र में कौन से हैं, उसकी अलग से सूची बनाई जाएगी। और जिसमें पदवार और विषयवार रिक्तियों के निर्धारण हेतु विद्यालय में जो भी अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 वरिष्ठ अध्यापक प्राध्यापक अधिकतम में से कम रिक्तियों के प्रतिशत में के क्रम में कुल आशार्थियों की संख्या के 150 तक रिक्त पदों की सूचियाँ है वो पहले तैयार की जाएगी। यानी जितने भी आशार्थी हैं, मान लो 1000 जो भी शिक्षार्थी उनका अगर काउंसलिंग करनी है तो 1000 की 150 गुणा यानी 1500 जो वैकेंट पोस्ट है वो तैयार की जाएगी, सूची तैयार की जाएगी। दूसरा, उक्त सूचियों में से नामांकन के आधार पर कुल आशार्थियों की संख्या की 120% रिक्तियाँ नामांकन के घटते क्रम में चिन्हित की जाएगी। यानी इसमें भी नामांकन देखा जाएगा कि जिस विद्यालय में नामांकन ज़्यादा होगा वहाँ जो भी पोस्टिंग की या काउंसलिंग या वहाँ पोस्टिंग देने की वरीयता है वो बढ़ेगी। कुल मिलाकर के जहाँ नामांकन ज़्यादा होगा वहाँ वरीयता दी जाएगी पोस्टिंग के लिए। इसके अलावा पदवार या विषयवार कुल रिक्तियाँ 120% से अधिक होने पर प्रदर्शित की जाने वाली 120% रिक्तियाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की रिक्तियों के अनुपात में निर्धारित की जाएगी। यानी इसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टें रिक्त है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा कुल आशार्थियों की संख्या में तुलना में यदि उपलब्ध रिक्तियाँ 120% है या अधिक है तो कुल आशार्थियों की अधिकतम संख्या 120% रिक्तियाँ ही प्रदर्शित की जाएगी। यानी जितने पोस्ट वैकेंट है उसी के अनुसार जो भी कर्मचारी जितने भी काउंसलिंग की जानी है उसी के अनुसार पोस्टें वैकेंट है वो शो की जाएगी। और कुल रिक्तियाँ आशार्थियों के सापेक्ष 120% से कम है, यानी कैंडिडेट ज़्यादा है और लेकिन पोस्टें कम है या उनकी 120% नहीं है, तो या अथवा कुल रिक्तियों अभ्यर्थियों की संख्या के समान है तो समस्त रिक्तियाँ प्रदर्शित की जाएगी, यानी सारी पोस्ट खोली जाएगी। सीधी सी बात है कि मान लो 1000 कार्मिक लेने हैं और 1000 ही पोस्ट वैकेंट है तो सारी पोस्टें खोली जाएगी। 1000 कार्मिक लेने और 1200 पोस्ट वैकेंट है तो 1200 खोली जाएगी। 1000 मान लो कार्मिक काउंसलिंग करनी है और 2000 पोस्टें वैकेंट है तो उसी के अनुसार में 1500 या 1200 पोस्टें वो प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि शून्य नामांकन वाले विद्यालय में पदस्थापन नहीं किया जाएगा। ये क्लियर है और सीधी सी बात है कि जहाँ नामांकन शून्य होगा तो वहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसके अलावा जो भी पदस्थापन होगा वो काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन की कार्रवाई केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों वाले विद्यालयों में की जाएगी। यानी इसके लिए उस विद्यालय में पद सैंक्शन होना, रिक्त पद होना जरूरी है। जहाँ ऑलरेडी कोई व्यक्ति पोस्टेड होगा वहाँ काउंसलिंग नहीं की जाएगी। अब जो खास इंपॉर्टेंट बात की वरीयता किस तरीके से मिलेगी, तो काउंसलिंग में वरीयता हेतु जो भी प्रक्रिया है कि सबसे पहले किसको मिलेगी बाद में किसको मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन किस किस को वरीयता मिलेगी, तो पहले तो दिव्यांग आशार्थी जो भी है उनके पास में सक्षम अधिकारी का जो भी प्रमाण पत्र है वो उनको सबमिट करना पड़ेगा, उनको वरीयता दी जाएगी। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। असाध्य रोग से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है तो उनको वरीयता दी जाएगी, सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा बीमारी का। इसके अलावा एकल महिला कोई है तो उसको स्व घोषणा के आधार पर वरीयता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को दी जाएगी, अन्य महिला अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उसके बाद में शेष अभ्यर्थियों का नंबर आएगा। इस तरीके से ये वरीयता क्रम रहेगा। और भी आगे दिया हुआ है मैं बता दूंगा।
तो यहाँ जैसे और भी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो आपको बताया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्पेशल अभी वापस इनकी आपत्तियाँ वगैरह मांगी गई है। अगला पॉइंट है कि सीधी भर्ती की स्थिति में काउंसलिंग हेतु वरीयता निर्धारण में बिंदु संख्या 3 में ESG के अंतर्गत मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब ESG का मतलब हो गया यहाँ से जो बिंदु संख्या 3 है काउंसलिंग में, तो सबसे पहले दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में विधवा अपरित्यक्ता, उसके बाद इस तरीके से ये वरीयता दी जाएगी ESG। और इसके अलावा ये तो सीधी भर्ती में हो गया। और DPC में काउंसलिंग हेतु वरीयता का निर्धारण DPC के वर्ष अनुरूप किया जाए। यानी पहली बात तो वर्ष की होगी, जैसे 21-22 की DPC है और 22-23 की है तो 21-22 वालों को वरीयता दी जाएगी, पहली बात। दूसरा अर्थात बिंदु संख्या में ESG के अंतर्गत चयनित वर्ष के आधार पर चयन तिथि के क्रम में उपरांत वरिष्ठता के निर्धारण के क्रम में वरीयता निर्धारित की जाएगी। सीधी सी बात है कि जिस साल की वैकेंसी होगी या जिस साल की DPC होगी उसमें पहले साल वालों को वरीयता दी जाएगी, 21-22 वाले को पहले वरीयता दी जाएगी, 22-23 वाले को बाद में। और 21-22 में जो भी है उनमें भी वापस कैटेगरी वाइज A to Z है या A to G जो भी है उसके अनुसार है वरीयता दी जाएगी। और बिंदु संख्या 1 और 2 के अनुसार तैयार की गई रिक्तियों की सूची और बिंदु संख्या 3, 4, 5 के अनुसार तैयार की गई वरीयता सूची, इसका प्रकाशन है विभागीय वेबसाइट और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाकर के वरीयता सूची में निर्धारित क्रमानुसार यानी काउंसलिंग कैंप परामर्श शिविर आयोजित किया जाएगा। यानी वरीयता सूची आपको पहले से ही उपलब्ध हो जाएगी। और अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग कैंप आप जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी हो प्रदर्शित रिक्तियों में से चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के फोटो युक्त आदेश कैंप के दिन ही जारी कर विभागीय वेबसाइट या कार्यालय नोटिस पर चस्पा किए जाएंगे। अब जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो उसमें फोटो युक्त आदेश अब जारी हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक आदेश भी इसमें जो पॉइंट था पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको काउंसलिंग से पहले अपना जो भी लेटेस्ट फोटो है वो साला दर्पण के प्रपत्र 10 में जाकर के अपना अपलोड करना है, ताकि आपका जो भी फोटो युक्त आदेश है वो जारी हो जाए। और चयनित अभ्यर्थी जो काउंसलिंग कैंप के माध्यम से में उपस्थित रहेंगे उन्हें काउंसलिंग परामर्श के पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापन के फोटो युक्त आदेश कैंप समाप्ति के दिवस जारी विभागीय वेबसाइट और कार्यालय नोटिस पर चस्पा किए जाएंगे। अब जैसे ये भी होता है कि कई बार कई साथी है वो काउंसलिंग में भाग नहीं लेते, तो जो भाग नहीं लेंगे उनको जो भी पोस्टें शेष रहेगी, जो भी वैकेंट सीटें रहेगी उनको निदेशालय के अनुसार है वो पदस्थापन दिया जाएगा। इसलिए अगर आप पोस्टिंग में अगर पदस्थापन आप चाहते हैं तो आप काउंसलिंग में ज़रूर भाग लें, अन्यथा आपको आपकी चॉइस अगर आप नहीं देते हैं तो आपको जो भी वैकेंट पोस्ट है वहाँ भेज दिया जाएगा और वहाँ आपका आदेश है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास फॉरगो या ज्वाइनिंग का जो भी ऑप्शन होगा वो होगा। इसके अलावा आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों और कार्मिकों की समस्त प्रविष्टियाँ ऑल डिटेल्स वेयर अबाउट की जांच कर आदेश जारी किए जाए ताकि त्रुटियां नहीं हो। तो ये सीधा सा काम है कि साला दर्पण पे आप अपना डाटा सही रखें, तो जो भी डाटा फैच होता है वो साला दर्पण से हो रहा है तो समस्या नहीं आएगी। और संस्थापन त्रुटियां होने पर संबंधित के जो भी विरुद्ध है विभागीय जांच सुनिश्चित की जाए। तो कोशिश ये करें कि आपका जो भी डाटा वगैरह है वो साला दर्पण पे सही हो। तो ये जो है जो भी डिजिटल साइन है जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और 27/1/2025 का आदेश है, इसके भी रेफरेंस नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। और ये सारी तीनों PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब जो भी DPC या सीधी भर्ती से जो भी काउंसलिंग होगी उसमें किस तरीके से वरीयता होगी, कितनी पोस्ट है वो वैकेंट शो की जाएगी, ये सारी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट आदेश मैंने आपको बता दिया। और मैंने जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो पिछले वीडियो में बता रखा है, वो आप जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।